तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो वीडियो अपलोड की थी वो मेरा लास्ट जो टॉपिक था वो था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब जस्ट इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को मैंने अच्छे से समझाया भी था और मैंने बताया था कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल को लर्न कर सकते हो कि भाई एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं परफेक्ट इलास्टिक के। तो मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे, फाइबर वगैरह इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर। इसके बाद फिर हमने अगला टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है सारे बच्चे याद रखना कि अगर हम एक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था अपने छोटी क्लास में, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं स्ट्रेस को डिफाइन करूँ तो मैं बोलूँगा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अगर एक्ट कर रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट पर तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस की ऐसा यूनिट आप याद रखना क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। सीजीआई सिस्टम में सब बच्चों को इसकी ऐसा यूनिट पता होगा क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट डाइन होती है ना। तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी स्ट्रेस की, आप सेम यूनिट यूज कर सकते हैं फोर्स के लिए, यानी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी ऐसा यूनिट होगी सीजीआई सिस्टम में। अब आपसे कोई पूछे भाई ये क्वांटिटी बताओ कैसी क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे ये स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आप इसी फार्मूले पे डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, है ना। MLT-2 फोर्स का होता है, अपॉन में एरिया कर दो तो L की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से L एक L ये कैंसिल आउट होगा और L1 जो बचा ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा, ML -1 T की पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा किसका, स्ट्रेस का। इसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ समझेंगे जो मैंने आपको पहले भी बताई होगी कि अगर मैं जैसे बात करूँ प्रेशर की, तो प्रेशर हम निकालते हैं एक्सटर्नल फोर्स पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो है ना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं बोलूँ कि प्रेशर क्या होगा तो आप रेशियो निकाल दो एक्सटर्नल फोर्स का एरिया के साथ। मतलब हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये मिलेगा प्रेशर। अगर मैं बोलूँ कि जैसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर या एटम के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वहाँ पर आप देखोगे इसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं। जब हम रेशियो निकालते हैं इंटरनल फोर्स का एरिया के साथ तो ये जो टर्म होता है हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो कभी आप देखोगे जब ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल है, जैसे F एक्सटर्नल अपॉन में एरिया, F इंटरनल अपॉन एरिया, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि दोनों चीज़ों को आप डिफाइन करने की कोशिश करो तो ये प्रेशर होता है और ये आपका क्या होता है स्ट्रेस। तो ये दोनों इस तरह से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब इलास्टिक बिहेवियर पढ़ना है आपको, है ना, मटेरियल का किस तरह का बिहेवियर होता है इलास्टिक। तो सबसे पहले याद रखना इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर वो हमेशा क्या रहेगा, मिनिमम। सेकेंड पॉइंट आप बोलेंगे व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे किसी के मॉलिक्यूल के बीच में तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स विल अट्रैक्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा वहाँ पर इंक्रीज। तीसरा पॉइंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज कर रहा होगा तो भी हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि वहाँ पर रिपल्सिव नेचर का फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा। ये ग्राफ है, इस ग्राफ को आपको समझना है, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये वाली जो डायरेक्शन है इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट किया डिस्टेंस के लिए, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी को लिए यूज किया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसकी वैल्यू घटती जा रही है। तो इस पूरे ग्राफ को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, रिपल्सिव नेचर। और जहाँ से ये वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होती है ऊपर की तरफ, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, अट्रैक्शन से। मतलब अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स यहाँ काम करेगा। और जैसे ही ये स्टेबल होता है ऊपर की तरफ जाके और इक्विलिब्रियम में पहुंचता है तो ये वाली कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए रिप्रेजेंट होगी, है ना। तो ये कुछ टाइप्स थे, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। फिर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहला स्ट्रेस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। तो सारे बच्चे याद रखना कि अगर हम क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करें, मतलब उसके दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया को आप खींच रहे होंगे, मतलब उसको स्ट्रेच कर रहे होंगे, दोनों तरफ बाहर की तरफ आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इधर भी फोर्स लगा रहे हो बाहर की तरफ, इधर भी फोर्स लगा रहे हो, तो इसकी लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज होगी। तो इफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और देन स्ट्रेस इज नॉन एज
टेंसाइल स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस का नाम क्या हो जाएगा? टेंसाइल। और अगर मैं रिवर्स बोल दूं कि मान लो मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, दोनों तरफ से अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो हम बोलेंगे लेंथ डिक्रीज होगी। तो जब लेंथ डिक्रीज होगी तो उस स्ट्रेस का नाम क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ना है, एक और स्ट्रेस होता है, इसका नाम क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में द बॉडी सब्जेक्टेड टू फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, हम हर एक पॉसिबल डायरेक्शन से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो वहाँ पर जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस का नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्योंकि वॉल्यूम उस केस में डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। कंप्रेस कर रहे होगे, प्रेशर बढ़ता है, तो यह हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी आप बोल सकते हैं। एक और स्ट्रेस इसी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का दूसरा नाम हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी हो सकता है। और एक और चीज आपको दिमाग में रखनी है कि भाई स्ट्रेस को जनरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और एक को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंशियल। लॉन्गिट्यूडिनल में आप इन चीजों को रखोगे, एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल। कंप्रेसिव में आप फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं आप? FC/A, या नाम में बोलूँगा यहाँ पर डेल L/L। और दूसरा टेंसाइल में हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा टेंसाइल के लिए वो क्या होगा कि लेंथ क्या कर रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी, है ना। अब इसी से टेंजेंशियल में क्या होगा? टेंजेंशियल में आता है शेयरिंग स्ट्रेस। क्या आता है? शेयरिंग स्ट्रेस, और जिसका फॉर्मूला इक्वल होता है tan थीटा के, ये आपको पढ़ना होगा। और ये मैंने नीचे लिखा है शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। तो इफ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप क्या होती है? चेंज होती है, देन स्ट्रेस इज नॉन एज शेयर स्ट्रेस। जैसे आप बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि आपकी शेप क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। प्लास्टिक होता है कोई भी, या बलून होता है, बलून को आप कंप्रेस कर दोगे, है ना, तो उसकी शेप क्या होगी? चेंज हो जाएगी, है ना। तो इस तरह का स्ट्रेस जो होगा उसका नाम क्या होगा? शेयर स्ट्रेस होगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गई कहानी स्ट्रेस की। इसके बाद बच्चा आपको क्या पढ़ना है? स्ट्रेन पढ़ना है। आपसे कोई जनरली पूछे कि भाई स्ट्रेन क्या है, तो आप स्ट्रेन को सिंपल ये बोलोगे कि अगर डायमेंशन चेंज होते हैं, क्या होते हैं? डायमेंशन चेंज होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसके डायमेंशन मतलब लेंथ बदल जाए, ब्रीथ बदल जाए, है ना, हाइट चेंज हो जाए, मतलब डायमेंशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो मैं क्या बोलता हूँ? उस रेशियो को निकालोगे कि भाई किसके साथ चेंज करना है या किसके साथ आपको इसका रेशियो निकालना है। तो आप बोलोगे चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। अगर मैं बोलूँ इस पेंसिल की लेंथ अभी कितना है? 5 सेंटीमीटर अज्यूम कर लो, और अगर आप इस पर फोर्स लगाओ इसकी लेंथ बढ़ जाए, हो सकता है 5 से कितनी हो जाएगी? 6। तो चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल, 6 - 5 कर दो, कितना आ गया? 1। और ओरिजिनल कितना है? 5। तो 1 का रेशियो 5 के साथ मतलब 1/5 क्या हो जाएगा? 1/5 या 1/5। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा जनरल चेंज इन डायमेंशन अपॉन में क्या होगा? ओरिजिनल डायमेंशन। अब टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करना है कि भाई टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या होता है। तो पहले हमने डिस्कस किया है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या डिस्कस किया है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, है ना, टू दी ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं रेशियो निकाल दूं किसका? चेंज इन लेंथ का, किसके साथ? ओरिजिनल लेंथ के साथ, तो वो क्या मिलेगा मुझे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मिलेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने लिखा है कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर की लेंथ कितनी दे रखी है? L। मैंने इस पर फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज आ गया। वो चेंज कितना आ गया? डेल L। तो अब मुझे स्ट्रेन निकालनी है, तो मैं लिखूंगा ये चेंज है ना, तो इसका रेशियो इस ओरिजिनल लेंथ के साथ निकाल दो, मतलब डेल L अपॉन में क्या कर दो? L कर दो। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? स्ट्रेन। क्या मिल जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर। इसके बाद एक और स्ट्रेन आप पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम का टर्म लेके आ जाऊंगा। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम का ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ रेशियो निकाल दो। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अगर फाइनल V डैश है, इनिशियल V है,
तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और ओरिजिनल मान लो क्या है बी, तो ये जो मिलेगा इसको मैं क्या बोलूँगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम। एक और स्ट्रेन आपके सामने दे रखी है भाई, शेयर स्ट्रेन क्या होता है। तो शेयर स्ट्रेन में आप याद रखना कि जब किसी ऑब्जेक्ट की शेप क्या हो जाती है, बदल जाती है, तो रेशियो निकालेंगे हम चेंज इन शेप का, किसके साथ, ओरिजिनल शेप के साथ, चेंज इन शेप टू दी ओरिजिनल शेप। अगर रेशियो आप निकाल दोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, शेयर स्ट्रेन बोलते हैं, है ना। और शेयर स्ट्रेन में ये फॉर्मूला बन जाता है कि आप अज्यूम कर सकते हो इसमें चेंज कितना है। तो मान लो ये x दे रखा है, कितना दे रखा है, x मान लो, है ना। और ये वाला भी अज्यूम कर सकते हैं, ये एंगल भी अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगा देते हैं हम, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, क्या होता है, p अपॉन में बेस, ये वाला, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं डेल एक्स, इसको लिख दिया x, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एक्स। तो ये हमारा ES की वैल्यू होगी, यानी शेयर स्ट्रेन की वैल्यू होगी। इसके बाद बच्चों ये तो पढ़ लिया आपने, स्ट्रेस भी पढ़ लिया, स्ट्रेन भी पढ़ लिया। अब इसके आगे क्या, तो इसके कुछ चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है आपके सामने, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हुक्स लॉ। क्या है, हुक्स लॉ। और ये पूछा जाता है पेपर में, भाई हुक्स लॉ क्या होता है। तो आप याद रखना, हम सिर्फ बात करेंगे इलास्टिक लिमिट के लिए। तो विद इन दी परफेक्टली इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस किसी वायर में प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। इसी को क्या बोलते हैं हम, हुक्स लॉ बोलते हैं। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वही मैथ में जैसे करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, तो मैंने इसको हटाया और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट लेके आया E। तो मैंने यहाँ लिखा स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू में स्ट्रेन। क्लियर है। और इस E का नाम क्या होगा, दो नाम बोल सकते हो। एक तो होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या बोलेंगे हम इसको, और एक नाम इसका बोल सकते हैं क्या, कोफिशिएंट, है ना, ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम ई से लिखते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें और सीखनी है आपको, वो क्या है, तो मैंने यहाँ लिखा है कोफिशिएंट बोल दो या मॉडुलस बोल दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सारे बच्चे यहाँ ध्यान रखना, इलास्टिसिटी स्टिफनेस के आसपास होती है, मतलब स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, स्टील में, उससे कम किस में होती है, कॉपर में, और उससे कम किस में होती है, बोन, और सबसे कम किस में होती है, रबर में। किस में होती है, रबर। क्यों होती है, उसका कारण है क्योंकि अभी देखो यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ रबर वाला केस लोगे तो रबर में क्या होगा, लेंथ स्ट्रेन जो है ना। तो वहाँ पर देखोगे मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को चेंज कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला होगा क्या, स्ट्रेस की जगह पर क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन की जगह पर क्या आएगा, डेल एल अपॉन एल। एल ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा एफ इंटू एल अपॉन में ए इंटू डेल एल। समझ में आया, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। तो अगर डेल एल ज़्यादा है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम, और रबर में डेल एल क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या होती है, कम। स्टील में डेल एल कम होता है, चेंज इन लेंथ, तो उसको ज़्यादा नहीं खींच सकते आप, तो वहाँ पर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है। समझ में आई बात है। तो ये आपको ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये भी बोल सकते हो भाई सॉलिड में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, लिक्विड में से कम, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज होगी। ये टर्म भी आपको क्या है, पढ़ना है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस किस पे डिपेंड करता है, तो एक पॉइंट आप याद रखना, कम से कम ये तो याद होना चाहिए, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा ऐसा यूनिट क्या होगी इलास्टिसिटी की, तो वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो जो स्ट्रेस का था वही इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर एक और चीज आप देखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, इलास्टिक लिमिट। क्या पढ़ना है आपको, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो जहाँ पर कोई भी चीज़, जैसे मैं उस पर फोर्स लगाऊं और फिर फोर्स को रिमूव कर लूँ, हटा लूँ, और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिगेन कर जाए, आ जाए, वापस आ जाए, तो मैं बोलूँगा वो इलास्टिक लिमिट है। क्या है, इलास्टिक लिमिट। बात समझ में आया।
तो अगर मैंने बोला कि मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच बॉडी रिगेन्स इन ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स हमने बॉडी के ऊपर लगाया और फिर हमने वो फोर्स हटा दिया, रिमूव कर दिया, फिर बॉडी अपने जो पहले वाला शेप था, साइज था, उसमें वापस आ जाती है। जैसे बैलून है, बैलून को हल्का सा दबाओ, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं तो टूट जाएगा, हल्का सा दबाओ और फिर फोर्स को हटा लो तो वो वापस जैसा था वैसे ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे, है ना, और ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और ये होगा टाइप्स ऑफ इलास्टिक लिमिट, जिसमें मैं पढ़ूंगा एक यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एक होता है आपका शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये वाले टॉपिक होंगे जो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। और एक ग्राफ है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी इस अगली क्लास में होगा, है ना। तो ये मेरे आने वाले टॉपिक्स होंगे जो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।